हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। मैं एमपी सेमवाल। आज इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कशन किया था कक्षा 9 का एक चैप्टर, जो पहला चैप्टर है विज्ञान में वन दरोगा के लिए, जो ये सीरीज हमने जारी की है। उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हमने उस चैप्टर में हमने पढ़ा, उस चैप्टर को हमने समझा, उस चैप्टर पर हमने डिस्कशन किया, बहुत गहराई से उस चैप्टर को समझा। तो आज हम उस प्रश्न के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी बेस्ड होंगे और विद व्याख्या सहित आपको इन इस चैप्टर की इन चैप्टरों की जो है एमसीक्यू कराए जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एमसीक्यू जो होंगे, ये जो क्वेश्चन आंसर होंगे, ये आपके जो वेश होगा एनसीईआरटी को लेकर, जो समझ होगी उसको बिल्डअप करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर केवल और केवल इस वीडियो को भी देखोगे तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से ही आपका पूरा चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं और प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो गाइस, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सामान्यतः पदार्थ द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस होती है। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अब गौर फरमाइए कि ये प्रश्न ध्यान से, क्योंकि ये यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। चाहे वन दरोगा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है तथ्य वाले क्वेश्चन है। अगर तथ्य आपके समझ में आ गए, कथन अगर आपके समझ में आ गए और कथनों के आंसर अगर आपके समझ में आ गए, तो जाहिर सी बात है आप सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्त, इसके जो विकल्प हैं, पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं। इसके कथन कौन कौन से हैं? तो कथन है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफी कम होती है। और दूसरा है, द्रव में ठोस, द्रव में गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस और द्रव में गैस तीनों का मिश्रण क्या है? संभव है। तो हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। तो देखिए दोस्त, इसमें से सबसे पहले हम जो है एलिमिनेशन करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं खुद से। तो सबसे पहले हम समझते हैं संपीड़ितता आखिर है क्या। यहाँ पर एक शब्द जो है संपीड़ितता लिखा रखा है, कंप्रेशन, संपीड़ितता। तो संपीड़ितता क्या होता है? ये दबाए दबाए जा सकता है, मतलब एक प्रकार का क्या है? दबाव है संपीड़ितता, जहां तक दबा सकते हैं। तो ठोस द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी कम होती। देखिए दोस्त, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? जो गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो ठोस और द्रवों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? कम दे रखा है। यही कारण है कि ये क्या है? गलत है। तो कथन 1 जो है गलत हो चुका है। तो कथन 1 यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। इसका मतलब बी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अब हम इसका सही आंसर देखते हैं और इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है? देखिए, बी बिल्कुल सही आंसर हमने दिया यहाँ पर। जो बी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कथन 1 जो है गलत है। जो बिल्कुल सही बात है, कथन 1 क्या है? गलत है। क्योंकि ठोस द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। जो गैसों की संपीड़ितता होती है वो काफी अधिक है। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में जो खाना बनाने के लिए जो गैस उपयोग में ली जाती है वो क्या है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडर और वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाली सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
सीएनजी। सिलेंडर सभी में संपीड़ित गैसें होती हैं, सभी में क्या होती है, संपीड़ित करके जो है गैस किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये देखिए आप दे सकते हैं यहाँ पर द्रवीकृत लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस है, लेकिन क्या हो रखी है, इसको संपीड़ित करके लिक्विड फॉर्म में ला रखा है। और ठोस पदार्थों की संपीड़ितता क्या होती है, सबसे कम होती है। ठोस पदार्थों की जो संपीड़ितता होती है वो बहुत कम होती है। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग होमोजीनस मिश्रण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो आई होप विसरण आपके समझ में आ गया होगा। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, उस वीडियो में हमने इस पर बहुत चर्चा की और विसरण को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा। तो यहीं पर जो द्रव हो गया, ठोस हो गया और गैस, तीनों का विसरण संभव है। किसमें, द्रव में। द्रव में ठोस का भी और द्रव और गैस तीनों का विसरण क्या है, संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। तो विसरण, आई होप विसरण आपके समझ में आ गया होगा। तो तीसरा पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होगा तो ठोस के कण क्या होंगे, पास पास होंगे और उनके बीच में रिक्त स्थान सबसे कम होगा। और गैस के कणों में सबसे कम और द्रव्य के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। जबकि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैस के कणों में सबसे अधिक तथा द्रव के कणों में मध्यवर्ती होती है। आई थिंक आपका जो ये प्रश्न था, इस प्रश्न से रिलेटेड सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगले दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आप कमेंट सेक्शन में उत्तर भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है, और जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है अपने कमेंट्स के माध्यम से। बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में क्या करना है, विचार करना। तो तीन कथन हमारे पास, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन पर हम जो है करते हैं। बर्फ का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 373 केल्विन होता है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। देखिए दोस्त, इसमें से जो आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, तो ये पहला बिल्कुल गलत है। क्यों, ये क्या होता है, जल का जो है क्वथनांक होता है, ना कि गलनांक होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है। और जहां पर भी एक दिख रहा है, अब इसमें भी एक दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है, तो ये तीनों क्या हो गई, गलत हो गई। और बी पॉइंट क्या है, सही है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो हमारा बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब हम इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं, इसकी व्याख्या आखिर क्या कहती है। तो देखिए दोस्त, इसकी व्याख्या कहती है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तापमान पर जो ठोस होता है, ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, वो क्या कहलाता है, गलनांक कहा जाता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है। अतः जो कथन एक है वो क्या है, गलत है। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जल का क्वथनांक कितना है, 373 केल्विन, और सेल्सियस में कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहले ही इनके पॉइंट जो है ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, ये कहता है, बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई ऊष्मा का उपयोग ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इनके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटाने में किया जाता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है,
इसलिए यह माना जाता है कि गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है। मतलब आप इस पॉइंट से समझ रहे होंगे, इस पॉइंट में ये कहना क्या चाह रहा है। जिस टाइम बर्फ पिघल रही होती है तो उसके तापमान में, जब वो बर्फ पूर्ण रूप से जब तक नहीं पिघलेगी तो उसके तापमान में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसका तापमान जो है एक समान रहता है। क्यों? क्योंकि चूंकि तापमान में बिना किसी चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि हुए ही उसके ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। इसलिए यह माना जाता है कि यह गलने के बाद प्राप्त जल अथवा द्रव में छुपी रहती है, जो उस पदार्थ की संलग्न गुप्त या छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है। अतः कथन 2 क्या है? बिल्कुल सही है। और कथन 3 पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो ये पॉइंट तीसरा दिया गया है, संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अतः कथन 3 क्या है? गलत है। जो गुप्त ऊष्मा होती है, जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प के कणों में उस तापमान पर भी पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आई होप प्रश्न नंबर 2 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई यूनिट कौन सा है? तो इलिमिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि तापमान का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। देखिए, तापमान का जो एसआई यूनिट है, न तो फ़ारेनहाइट है, न केल्विन है, केल्विन है, सेल्सियस नहीं है, और पास्कल भी नहीं है। पास्कल किसका है? दाब का। और ये सब क्या है? तापमान के मात्रक हैं, किंतु एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन। केवल केल्विन क्या होगा? एसआई यूनिट होगा। तो ठीक है दोस्त, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये तापमान जो पैमाने हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, और डिग्री सेल्सियस हो गया। ये तीनों क्या है? तापमान के मात्रक है। इसमें से केल्विन तापमान का क्या है? एसआई मात्रक है, यानी कि एसआई यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273.16 केल्विन, जिसे सुविधा के लिए कितना? 273 केल्विन ही माना जाता है। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको सिखा रहे हैं। तो देखने करना क्या होगा मेरे दोस्त, जब आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा तो जो तापमान आपके पास दिया होगा उसको उसमें से 273 जो है घटा देना है। जबकि सेल्सियस से केल्विन में जबकि सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जो तापमान जो दिया होगा उसमें क्या करना होगा? 273 जोड़ देना होगा। तो ध्यान दीजिए, केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाना है, जबकि अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 क्या करना है? जोड़ना है। तो ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। और पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है, एसआई मात्रक है दाब का। और वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर एटीएम, ये क्या है? वायुमंडलीय दाब की मात्रक है, जिसे क्या कहा जाता है? सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। देखिए दोस्त, ये जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो अब हम इस तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है? किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इस पर हमने बहुत डिस्कशन किया। उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो क्या होगा? सीधे जो है डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो ऊर्ध्वपातन आखिर है क्या, ये भी तो समझने की कोशिश करते हैं। और ऊर्ध्वपातन किस किस में पाया जाता है ये भी समझते हैं। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में
जैसे कपूर हो गई, कपूर या अमोनियम ऑक्साइड, ये दोनों जो है उदाहरण है। अथवा किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में, जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाने के क्या होते हैं? सबसे सामान्य उदाहरण है। तो आई होप ऊर्ध्वपातन आपके समझ में आ गया होगा। और आगे के प्रश्नों पर अगर हम डिस्कशन करें तो एक प्रश्न हमारे पास आया है, इस पर भी हमने काफी डिस्कशन किया। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो हमने जो है इसको भी नहीं कहा जाएगा, तो हमने इस पर चर्चा की है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। एक एटमॉस्फेयर दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो पांचवी और चौथी अवस्था के बारे में, जो वैज्ञानिकों ने जो चर्चा की उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या है? वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी, जिसको बीईसी शॉर्ट में कहा जाता है, को प्राप्त किया। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? तो समझने की कोशिश करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, कथन एक है, वो कहता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी के कारण होती है। सूर्य और तारों की, तो देखिए दोस्त, इससे पहले हमने जो पहले चैप्टर जब हमने देखा तो उसमें हमने प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी के बारे में चर्चा किया। तो यहाँ पर क्या है? जो फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है मिलता है, प्लाज्मा होता है। और सूर्य और तारों की चमक जो होती है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी से नहीं, बल्कि किससे होती है? प्लाज्मा से होती है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है? प्लाज्मा से होता है। तो इसका कथन एक जो है बिल्कुल सही है, बाकी और सब क्या है? गलत है। तो कथन एक, इस पर हम डिस्कशन करते हैं, आखिर प्लाज्मा है क्या और बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी क्या है। व्याख्या देखते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी चौथी अवस्था है? इस अवस्था में ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अर्थात जो कथन एक है वो क्या है? सही है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर गैस आयनीकृत आवेशित हो जाती है, जिसे ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। इसलिए कथन दो क्या है? गलत है। तो ये हमने प्लाज्मा के बारे में, आई होप आप समझ गए होंगे प्लाज्मा के बारे में। और अब हम बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी के बारे में। तो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट कर लीजिए, सत्येंद्र नाथ बोस, क्योंकि भारतीय भौतिक वैज्ञानिक हैं। सत्येंद्र नाथ बोस ने सन कब? 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी बीईसी कहा गया। अमेरिका के एरिक एक कार्नेल
उल्फगैन कैट्रले और कार्ल ई बेमेन ने क्या किया, बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए सन 2001 में क्या दिया गया, इनको भौतिकी से जो है नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसके लिए, कि इन्होंने जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसिटी जो सत्येंद्रनाथ बोस 1920 में और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस अवस्था की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने जो है, इन लोगों ने जो है, इन जितने भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इसको खोज के निकाला, जिसके लिए इनको जो है 2001 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में भी अलग से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो एनसीईआरटी की एक सीरीज है, अभी केवल 15वां के लिए कर रहे हैं, तो कक्षा 9 से ही शुरू किया, और अगर आप चाहेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा, तो कक्षा 6 से शुरू करेंगे। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण के जो कथन है, इन पर क्या करना है, डिस्कशन करना है। यह एक सतही परिघटना है। इसकी दर, तापमान, आर्द्रता यह क्या एक सतही घटना है। इसकी दर, तापमान, आर्द्रता तथा वायु की गति पर निर्भर करती है। इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो इसमें से कौन सा कथन, अब हम आगे जो है आगे के प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। इनमें से कौन सा से कथन सही है क्या है? तो इससे पहले हमने देखा, तो उसमें से क्या है, तीनों कथन क्या है, ये सही है। तीनों कथन कैसे सही है, अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त तीनों कथन क्या है, सही है। क्यों सही है? वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, अतः यह सतह पर संपन्न होती है, इसलिए क्या है, कथन एक बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होती है। सतही क्षेत्रफल, वायुमंडल की ओर खुला होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति इस पर क्या होती है, निर्भर होती है। जो वाष्पीकरण की दर होती है, इन कारकों पर निर्भर होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है। आपने देखा होगा, जब हमें क्या होता है, गर्मियों में जब पसीना निकलता है, तो जो पसीना जब वाष्पीकृत हो जाता है, तो वाष्पीकरण के लिए द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे में जो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, प्रसुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट जो होती है, के बराबर जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे क्या करती है, हमारे शरीर को क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। तो देखिए दोस्त, आज जो है हमने उस पहले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करे। आई होप इन प्रश्नों में पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सो फाइनली थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को तरक्की मिले, उन्नति मिले। थैंक यू।